काहे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस ऑडिबल है? दिव्य, हर्षित, यस सर। इससे तो जो आज का हमने जो लेक्चर्स रखे हैं, वी हैव प्लान्ड लेक्चर्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। टोटल 3 चैप्टर्स हैं जिसमें आप फ्लूइड के जो वर्च्यूज हैं, उनका प्रेशर, उनका डेंसिटी, उनका फ्लो, उनकी दो प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी को डिस्कस करते हैं। तो अगर बात की जाए बच्चे फ्लूइड मैकेनिक्स की, अगर आप बहुत सिंपल से देखोगे तो जो आपने फिजिक्स को डिवाइड किया है, मैटर को जो डिवाइड करते हो आप, सर मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सर आपके पास सॉलिड्स आ गए, आपके पास लिक्विड्स आ गए, और आपके पास गैसेस। ओके, सॉलिड्स के लिए बच्चे हमने एक चैप्टर अलग से बनाया हुआ है। आपके पास इनफैक्ट पूरी मैकेनिक्स ही सॉलिड्स की स्टडी है, और सॉलिड्स के वर्चुअल इलास्टिसिटी और जो उनकी स्ट्रेस होता है उसको पढ़ने के लिए हमने एक इलास्टिसिटी चैप्टर अलग से बनाया हुआ है। और फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हमने एक तरीके से एक चैप्टर कंबाइन कर लिया यहाँ पर, लिक्विड्स और गैसेस। लिक्विड्स की जो स्टडी है, तो 1 मिनट बेटा मैं साइलेंट कर रहा हूँ, कोई डिस्टर्बेंस है तो फिर से स्टार्ट करूंगा। 1 सेकेंड, 1 मिनट। बेटा जो हमने डिस्कशन किया कि भाई मैटर को आप 3 पार्ट में डिवाइड करें, सॉलिड्स के लिए चैप्टर हो गया, फ्लूइड और गैसेस के लिए, सॉरी लिक्विड्स और गैसेस के लिए हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। पर जब बच्चे फ्लूइड मैकेनिक्स आता है तो उसमें क्योंकि हम गैस को विजुलाइज नहीं कर सकते हैं, तो हमारा जो ओरिएंटेशन रहेगा मेनली किसकी तरफ रहेगा? लिक्विड्स के लिए। लिक्विड्स जो हमें इस चैप्टर में पिक करने हैं वो कैसे होने चाहिए? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग क्लियर है? सो अगर आप एक ऐसा स्ट्रक्चर पिक करें जिसको आप इजीली कंप्रेस ना कर पाए, अगर कंप्रेस नहीं कर सकते तो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट हुई। और एक और लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इसी चैप्टर में आगे चल के पिक करेंगे इन्हीं लेक्चर्स में, विस्कोसिटी। हम ये मान के चलते हैं कि जिन लिक्विड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, वो नॉन विस्कस होने चाहिए।
ठीक है। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग डेंसिटी आपके पूरे लिक्विड में हर जगह एक जैसी होगी, और दूसरी ये है कि अगर आपका नॉन विस्कस है तो लेयर्स एक दूसरे पे कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगाएंगे, मतलब लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी होती है वो सिंपल सा है बच्चे, प्रेशर इन लिक्विड। जब लिक्विड में आप बात करें तो वो प्रेशर कैसे वैरी करता है, कैसे डिफाइन करते हैं। तो प्रेशर आप कहीं पे सिंपल से, अगर आप एक कंटेनर ले लीजिए बच्चा, आपने यहाँ पे लिया, इसमें आपने कुछ लिक्विड फिल कर दिया, लेट्स से ये आपने लिक्विड शो कर दिया, ठीक है। अब क्या करिए बच्चे, यहाँ पे आप एक छोटा सा एरिया लीजिए, स्मॉल एरिया, लेट्स से एरिया बच्चे आपने डीए लिया। अब श्योर है बच्चे, इसके ऊपर जो लिक्विड है, जिसके ऊपर जैसे आप बुक्स के ऊपर बुक्स रखते हो, स्टैकिंग करते हो ना, वैसे यहाँ पे तो लेयर्स की स्टैकिंग है ना। तो ये जो जगह है बच्चे, यहाँ पे क्या आपको लगता है कुछ प्रेशर होगा? यस, ऊपर वाली सरफेस पे कुछ फोर्स लगा रही होगी, और उस फोर्स को अगर मैं क्या लिख दूं, डीएफ, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा बच्चे किसके इक्वल होगा? सिंपल, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और बेसिकली बच्चे ये फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस होता है, तो बेटर होगा हम इसे डीएफ एंड डिवाइड बाय डीए लिखें। डीएफ एंड डिवाइड बाय डीए लिखने में बच्चे कहीं पे भी कैलकुलस इन्वॉल्व नहीं है। कैलकुलस इसलिए इन्वॉल्व नहीं है कि सर सिंपल आपने एक स्मॉल एरिया सेलेक्ट करना है, उसमें फोर्स निकालना है। अब उस बात को कहने के लिए आपने यहाँ पे कैलकुलस को यूज किया। तो जब भी आप बात करोगे तो आप एक वर्ड याद रखो, जैसे टेम्परेचर होता है ना। तो टेम्परेचर क्या होगा गैस में? एट अ पॉइंट। वैसे आपसे कोई पूछे सर प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर एट अ पॉइंट। तो किसी पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर किसका इक्वल होगा? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस डिवाइड बाय एरिया। एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना बच्चे, ये प्रेशर जो आपके पास आता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो आपने सरफेस पिक करी है उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये स्केलर है और इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस है। क्लियर? जो आप सरफेस पिक करते हो, सर इसका मीनिंग क्या हुआ? सर इसी डेप्थ पे अगर आप इधर लोगे, तो अगर इस सरफेस के लिए प्रेशर बच्चे आप सोचे, लेट से मैं एरो पी से दिखाऊं, तो इस सरफेस के लिए पी ऐसा आएगा। आप ओरिएंटेशन चेंज करते जाएंगे, प्रेशर हमेशा कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो सिंपल सी बात आती है बच्चे यहाँ पे कि प्रेशर जब बात करते हैं प्रेशर इन लिक्विड सिंपली डीएफ बाय डीए, डीएफएन बाय डीए, स्केलर क्वांटिटी होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस आता है। ओके, एक मिनट बेटा आप होल्ड करिए। तो ये जो प्रेशर आता है बच्चे, इसको अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए कुछ यूनिट्स है हमारे पास। यूनिट सिंपल से बच्चे, सबसे बेसिक 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप एसडीए में पास्कल भी बोलते हैं, सॉरी एसआई में। इसको एसआई में पास्कल ही बोलते हैं मीटर, पर ये यूनिट बहुत छोटी है, तो इसको हम लोग मेजर करने के लिए बार को यूज करते हैं। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 एटमॉस्फेयर से जो प्रेशर आता है बच्चे, एटमॉस्फेयर प्रेशर का मीनिंग क्लियर है क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर आप अर्थ की बात करिए, तो अर्थ की सराउंडिंग में बेटा आपका कुछ हाइट से आपको एटमॉस्फेयर मिलना शुरू हो जाता है ना। तो ये आपके सराउंडिंग में एक एटमॉस्फेयर है,
इसको आप बोले कि डेंसिटी कम है पर इसकी हाइट इतनी ज्यादा है कि हम अर्थ पे रहते हैं तो ये इफेक्ट है। क्लियर? तो अर्थ की सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है बच्चे, वो भी आपके ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई करता है। कोई पूछे से वो प्रेशर कितना होता है, तो वो प्रेशर बच्चा 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आता है। right? तो 1 एटमॉस्फेयर को 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, और इसको मेजर किससे करते हैं, मर्करी की हेल्प से। 76 सेंटीमीटर मर्करी लिखा जाता है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जिसे हम लोग प्रेशर के लिए यूज करेंगे। अब प्रेशर का डिस्कशन बच्चे को पूछे क्या है, तो हम लोग जो प्रेशर का वेरिएशन पढ़ेंगे, तो पहली बात तो हम लोग वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड, वेट अ मिनट मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर with respect to the depth. ओके तो डेप्थ के साथ बच्चे प्रेशर कैसे वेरी करता है, तो मैं एक टर्म सिंपल सा बता दे रहा हूँ आपको। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, डीपी बाय डीवाई। डीपी बाय डीवाई का मीनिंग बेटा क्या हुआ, प्रेशर ग्रेडियंट। ओके प्रेशर ग्रेडियंट, और प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, सिंपल यूनिट डिस्टेंस नीचे जाने पे, 1 मीटर नीचे जाने पे कितना प्रेशर बढ़ता है, तो उस वैल्यू को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, प्लस रो जी। आपको ये पॉइंट न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। मैं आपको इसका डिस्कशन भी दिखा देता हूँ। तो डीपी बाय डीवाई की वैल्यू बच्चे क्या होगी, प्लस रो जी। जैसे जैसे आप डेप्थ में नीचे जाते हैं प्रेशर आपका बढ़ता जाता है। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस पे कितना प्रेशर बढ़ता है, तो आप बोलते हो रो जी। तो एच डिस्टेंस पे नीचे जाओगे तो प्रेशर कितना बढ़ेगा, रो जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फ्लूइड लिक्विड की सरफेस पे रहें, जैसे मान लीजिए आपने, ये कुछ भी हो सकता है, ये लेक हो सकती है, ये आपके पास घर में रखा हुआ कोई छोटा सा कंटेनर हो सकता है ना, या फिर आपका जो वाटर हेड टैंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका एक स्टेट डिस्कशन है। सरफेस पर अगर बात की जाएगी तो प्रेशर बच्चे कितना होगा, पी एटमॉस्फेयर, जो उसके ऊपर एटमॉस्फेयर ने लगाया। और अगर आप एस डेप्थ मीटर नीचे जाते हैं और आप सोचना चाहते हैं यहाँ प्रेशर कितना होगा, तो इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू कितनी आती है, सब पी इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस, आप अच्छे से देखिए, 1 डिस्टेंस चलने पे आपका प्रेशर कितना बढ़ता है, रो जी। तो एच डिस्टेंस पर चलने पे प्रेशर कितना बढ़ेगा, रो जी एच। तो आप जिस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, वहां पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा, और कितना होगा, पी एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच। ओके, अगर मैं इसको देखूं तो बहुत सिंपल सा, पी और एच, एच बच्चे यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेप्थ को। तो सिंपल सी बात है, सरफेस पे जब डेप्थ 0 थी तो प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक था। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा। सरफेस पे प्रेशर पी एटीएम, और नीचे जाके प्रेशर बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, अगर एच डेप्थ पे जाते हैं तो प्रेशर पी एटीएम प्लस रो जी एच। तो आई थिंक आपको कंट्रीब्यूशन क्लियर होगा। डेप्थ पे जो प्रेशर आ रहा है उसमें से ये जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है बच्चे, ये पी एटीएम वाला कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से है, एटमॉस्फेयर की वजह से। और जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन जो है आपका रो जी एच, ये किसकी वजह से, ड्यू टू लिक्विड। ओके, अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो कि सर ये डेरिवेशन आया कैसे, तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। ये जो प्रेशर का डिफरेंस है वो बेसिकली ग्रेविटी की वजह से है। तुम ध्यान से देखो, अगर एक बुक्स लो और बुक्स की स्टैकिंग बढ़ाते जाओ, तो क्या नीचे जाने पे आपको लगता है नॉर्मल डायरेक्शन बढ़ता जा रहा होगा, यस सर। वैसे बच्चे यहाँ पर बात आती है, जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ता जाता है, कैसे आएगा, जरा ध्यान से देखना। ये आपने लिक्विड के अंदर एक लिक्विड के ही वॉल्यूम को इमेजिन किया, क्लियर। इसके ऊपर से प्रेशर बच्चे आपने पी लिया,
ऐसा मन है कि हमें लग रहा है नीचे से प्रेशर ज्यादा आना चाहिए, तो P प्लस DP लिखा। ऊपर वाली सरफेस जिससे इंटरेक्ट कर रही है वो एरिया बच्चे आपको दिखेगा, ये देखिए A आया। तो अगर मैं प्रेशर बोलता हूँ तो P है, और अगर मैं इसको फोर्स की तरह सोचूं तो P इंटू A हुआ। नीचे वाले भी सरफेस के लिए सर सेम एरिया आ रहा है, सेम सिलेंडर आपने लिया है, तो नीचे से सर फोर्स ज्यादा आएगा P प्लस DP इंटू A। और ये जो सिलेंडर है अगर मैं इसकी डेप्थ dy ले लूं, है ना, तो नीचे यहाँ पे आपका जो ये कंटेनर लिया है, क्या इसके अंदर कुछ लिक्विड फिल्ड है? यस सर, इसके अंदर लिक्विड फिल्ड है। इस लिक्विड का क्या कुछ वेट होगा? यस सर, ऑब्वियसली इसका भी कुछ वेट होगा। इसका वेट कितना होगा? तो आपने सिंपल वेट लिख के छोड़ दिया। क्लियर? अब मुझे ऑनेस्टली बताओ बच्चे, ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो P इंटू ए अपवर्ड फोर्स जो आया वो वेट, और P प्लस DP इंटू ए की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करे। तो P इंटू ए प्लस वेट इज इक्वल टू P इंटू ए प्लस DP इंटू ए। आप अच्छे से देखोगे प्रेशर ग्रेडियंट का मेन रीजन क्या है? वेट, और वेट का मेन रीजन क्या है? ग्रेविटी। तो प्रेशर वेरिएशन किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो प्रेशर वेरिएशन भी नहीं होगा। तो DP इंटू ए किसके इक्वल हो गया? वेट के इक्वल। आप मुझे बताएंगे बच्चे यहाँ पे वेट किसके इक्वल हुआ? तो आपने कहा DP इंटू ए वेट के इक्वल है, और ये जो सिलेंडर है इसका वेट कितना होगा? तो A इसका एरिया, A इंटू dy इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, और मास इंटू जी वेट। क्लियर? तो A कैंसिल हो गया, और dP बाय dy की वैल्यू बच्चे जो आएगी यहाँ से सिंपली रो जी। तो यूनिट डिस्टेंस पे जितना प्रेशर बेटा बढ़ता है, वो बेटा मैंने आपको पहले भी लिखा है, इसको हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। और जैसे जैसे आप नीचे चलते जाओगे आपका प्रेशर इंक्रीज करता जाना है। डन है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये डिस्कशन बच्चे आपके पास आता है। नेक्स्ट, अब अगर आपसे क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में पूछे जाए इस तरीके से जो फ्लूइड्स में आते हैं, जैसे आपको मैंने एक इस तरीके से बच्चे आपने जार ले लिया, ठीक है ना, ये जार इस तरीके से कोनिकल शेप में जो हमारे लैब में आता है, इस तरीके से मान लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक लिक्विड फिल कर देता हूँ, लेट्स से मैं वाटर की ही बात करूँ, यहाँ बच्चे आपने लिक्विड फिल किया। डन? ये जो ऊपर एरिया था बच्चे A1 था, जो बॉटम पे एरिया था बच्चे A2 था। मैं अलजेब्रा के टर्म में सॉल्व कर रहा हूँ जिससे हमारा मैथ्स वाला टाइम थोड़ा बच जाए। H आ गया। आपसे बच्चे मैं एक सिंपल सा डिस्कशन पूछूं, ये जो लिक्विड इसमें फिल्ड है इसका मास मैं m एज्यूम कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा था, फाइंड, ये जो आपने एक पानी का सैंपल लिया दिख रहा है ना, ये सैंपल ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड फोर्सेस ऑन लिक्विड सैंपल। इस लिक्विड सैंपल में बच्चे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? क्लियर? तो जो बच्चे मैंने सैंपल बनाया है यहाँ पे अच्छे से देखो, इस पे कौन कौन से फोर्सेस आएंगे जरा देखोगे? सर एक तो एटमॉस्फेयर से फोर्स आएगा। एटमॉस्फेयर का फोर्स सिंपल बच्चे आप लिखोगे, एटमॉस्फेयर इसको नीचे पुश कर रहा होगा। कितने फोर्स है? तो P एटमॉस्फेरिक, तो उसका प्रेशर हुआ, और वो कितनी सरफेस से इंटरेक्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे P ATM इंटू A1। क्लियर? ये जो बॉडी आपने ली है इसका ऑब्वियसली कुछ वेट होगा। आपने अगर मास M लिखा है तो ये mg आ गया। क्लियर? न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर चलें तो क्या लिक्विड ने नीचे वाली सरफेस को प्रेस किया है? कितने फोर्स से प्रेस किया होगा? तो सर उसने प्रेस किया होगा P ATM, क्योंकि लिक्विड का फोर्स आपको क्लियर है कितना होगा? P ATM प्लस रो GH, ये तो फोर्स हुआ, प्रेशर हुआ। और कितने एरिया से इंटरेक्ट कर रहा है? तो आपको जैसे A2 से इंटरेक्ट कर रहा था, तो P ATM प्लस रो GH इंटू A2 आ गया। ये वो फोर्स है जो लिक्विड ने बॉटम पे अप्लाई किया है। तो बॉटम से जो फोर्स आया होगा वो कितना होगा? P ATM प्लस रो GH इंटू A2। क्लियर? डन? क्या और कोई फोर्स भी होगा? यस सर, एक फोर्स और होगा। ध्यान से देखो, ये जो कोनिकल फ्लास्क है, अगर ये वर्टिकल ऐसा होता तो इसके फोर्सेस हॉरिजॉन्टल आते और कैंसिल आउट होते।
अभी क्या होगा, इसकी सरफेस से जो फोर्स आ रहा होगा वो ऐसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। उसका हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएगा पर वर्टिकल होगा। तो जो वॉल है कोनिकल, उससे आपका एक नॉर्मल डायरेक्शन आ रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कई बार एग्जाम में बच्चे आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द नॉर्मल डायरेक्शन अप्लाइड बाय द कोनिकल सरफेस ऑन दिस लिक्विड सैंपल। अब अगर यही लिक्विड सैंपल बच्चे ऐसा ओपन वाला होता तो हमारा नॉर्मल डायरेक्शन किधर आता, अब डायरेक्शन आता, बाकी सारी चीजें वैसे की वैसे रहते। क्लियर। तो प्रेशर ड्यू टू फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर एट सरफेस कितना हो जाएगा, PATM A1 आ जाएगा। जो नीचे से आएगा PATM प्लस रोजिश इंटू A2 आ जाएगा। ओके, वेट आ गया बेटा आपके पास और नॉर्मल डायरेक्शन डन। ये आपका क्वेश्चंस बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। दूसरा डिस्कशन बच्चे इसमें एक और आता है कि अगर मैं आपको दूं यहाँ पर डिस्कशन इधर कि सर आपने क्या किया, यहाँ पर एक कंटेनर लिया, डन। इस कंटेनर को बच्चे आप ऐसे रखते हैं यहाँ पर, और इसमें आप क्या करते हैं, एक लिक्विड फिल कर देते हैं। लिक्विड क्या है बच्चे, अभी मान लो ये जो डिस्कशन में करने जा रहा हूँ ये आपका किसी भी वर्टिकल वॉल के लिए सही है ना। अभी वर्टिकल वॉल बेटा आप यहाँ पे लेते हैं, इसको थोड़ा सा डायग्राम को ठीक करना पड़ेगा, फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये बेटा इस तरीके से आता है आपके पास। अब आपने पूरा बच्चे यहाँ पे अच्छे से वाटर फिल कर रखा है ना। ये पूरा आपका यहाँ पे आपने छोटे छोटे पे टीचर्स कहते थे ड्राइंग अच्छी बनाओ, आउटलाइंस अच्छे से देखो, तब सुनते नहीं थे। तो ड्राइंग तो बेटा छोटे पे ही बनती है जो अच्छी बनती है। अब तो सब स्टूडेंट्स तो समझ लेते हैं, बाकी किसी को दिखाओगे देखिए क्या बनाया है, ठीक। ये आपने बच्चे यहाँ पे फिल किया। अब आप अच्छे से देखो, आपके पास जो सरफेस है ना, ये मेरा मेन एम जो आपको डिस्कस करने का है, यहाँ पे जो पॉइंट आते हैं, ये वर्टिकल वॉल है ना। ये देखिए, ये वर्टिकल वॉल को बच्चे मैंने इस तरीके से, मुझे इसको डिस्कस करना, ठीक है। तो अगर ये लिक्विड का प्रेशर है तो लिक्विड का सरफेस पे कुछ फोर्स भी आ रहा होगा। फोर्स कैसे निकालेंगे बच्चे, बहुत सिंपल सा डिस्कशन है। देखो ये जो सरफेस है, इस पे टॉप पे प्रेशर 0 है। आप एक बार को बोलोगे सर टॉप पे प्रेशर तो PATM था, बेटा PATM काउंट नहीं करेंगे क्योंकि PATM का जो इफेक्ट है ऊपर से इस वॉल पे इधर से आएगा और इधर से भी इंटरेक्ट कर रहा है, तो जो PATM वाला इफेक्ट है बच्चे वो कैंसिल हो जाता है। तो मैं मान के चला मैं लिक्विड के फोर्स को ही कंसिडर कर रहा हूँ। जब मैं किसी चीज की डिजाइन करूंगा, डैम डिजाइन करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो मुझे लिक्विड के प्रेशर को ही देखना है, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है बच्चे वो नलीफाई होता है। तो आपको कैसे इस साइड से आपका प्रेशर जो आएगा वो धीरे धीरे बेटा नीचे चलते जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। सर प्रेशर अगर बढ़ता जाएगा तो मैं अगर एक डेप्थ पे सिंपल से यहाँ पे बेटा एक लेयर लूं, ये जो लेयर बच्चे आपने पिक करी है वो लेयर आपने यहाँ से वाई डेप्थ पे, और कितने के लिए बच्चे, DY की। तो पहले तो मुझे बताइए इसका एरिया कितना आ रहा होगा। तो आप बोलोगे सर इसका एरिया तो अगर मैं ये लेंथ मान लेता हूँ, इस साइड को A मान लेता हूँ, तो आपका ये एरिया ADY आएगा। तुम जिस पॉइंट पे बच्चे वाई डेप्थ पे, तो वहां जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, प्रेशर की वैल्यू बताओ बेटा कितनी होगी, रो GH तो रो GY। तो ये जो सरफेस लिया है इस पे जो फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, प्रेशर परपेंडिकुलर टू सरफेस इनटू एरिया जो आपने कंसीडर किया। क्लियर। प्रेशर कितना होगा तो आप बोलोगे रो GY, एरिया कितना हो गया तो ADY, तो आपकी वैल्यू सिंपली रो G इंटू A इंटू YDY। क्लियर। ये फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस आया, तो टोटल फोर्स अगर पूछा जाए तो कितना होगा, तो रो G A YDY,
और लिमिट की बात की जाए बच्चे, तो मान लेते हैं ये जो सरफेस आपने लिया पूरी, इसकी हाइट कितनी है, h है। क्लियर? तो जब आप सरफेस से टॉप से स्टार्ट करोगे, इस पॉइंट पे अगर पूछा जाए तो यहाँ पे डेप्थ कितनी है, 0। धीरे धीरे डेप्थ कितनी हो जाएगी, h। तो ये सरफेस को पूरा कवर करने के लिए मुझे लिमिट जो रखनी पड़ेगी वो कितनी होगी, 0 to h। इसमें से कुछ कॉमन आएगा, रो जी ए कॉमन आ गया, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, h²/2। जो फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा उसकी वैल्यू सिंपल सी, रो जी ए h/2। सर आपने ऐसे क्यों लिखा है इसको डिवाइड करके, तो आप अच्छे से देखो, उसका रीजन सिंपल सा है, हमें आंसर्स को बच्चे अपने अकॉर्डिंग इजी बनाना है। रो जी h/2 एक टर्म बेटा क्लिप कर लीजिए और a इंटू एच। तो रो जी h/2 बच्चे अगर पूछा जाए तो कितना होगा, रो जी h/2 a इंटू एच क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए, जिस सरफेस को आपने पिक ये जो रखा था रेक्टेंगुलर सरफेस, इसका एरिया a अगर देखा जाए तो a इंटू एच आएगा। क्लियर? तो a इंटू एच तो एरिया हो गया, और रो जी h/2 बच्चे क्या हो गया। तो ध्यान से देखना, मैं एक तरीके से ऐसे बोल सकता हूँ, जिस सरफेस को कंसीडर करो उसके टॉप पे सरफेस फोर्स प्रेशर कितना है, 0। और बॉटम पे प्रेशर कितना है, रो जी एच डिवाइड बाय 2 इंटू एच। तो एक तरीके से ये वैल्यू हो सकती है प्रेशर इंटू एरिया। सही, तो वही फॉर्मूला हो गया, लेकिन प्रेशर ध्यान से देखना कहाँ पर है, प्रेशर एट सेंट्रॉइड, जो उसका मिड पॉइंट है वहां पे जो प्रेशर होना चाहिए था। तो आगे से कोई पूछे सर, जब भी इस तरीके से कंटेनर या डैम वाले क्वेश्चन आएंगे तो फोर्स निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाइएगा, प्रेशर इनटू एरिया। और प्रेशर कहाँ पे, तो आप बोलोगे एट सेंट्रॉइड। क्लियर? सर इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर हम करें बच्चे, तो देखिए कंटेनर ले लीजिए आप। ठीक, ये कंटेनर बेटा आपने बनाया इस तरीके से, यहाँ पर ये ऐसा आ गया, ये इसके बैक साइड में आ गया। ओके, मान लेते हैं बच्चे आप इसमें पूरे में ही लिक्विड फिल कर देते हैं टॉप तक। आपने क्या किया, पूरे में अच्छे से लिक्विड फिल कर दिया। आपसे डिफरेंट फेसेस बेटा पूछेगा, वहां बताइए प्रेशर कितना है। लेट्स से मान लेता हूँ ये हाइट कितनी है, 6 मीटर है, ये हाइट कितनी है सर, 4 मीटर है, ये हाइट कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है, अब बच्चे मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता जा रहा हूँ। अगर मैं उससे पूछूं कि ये जो सरफेस है इस पे बताइए बेटा, ये जो सरफेस मैंने ड्रॉ करी इस पे फोर्स कितना होगा लिक्विड का, तो आप सिंपल सा आंसर लिखोगे सर, फोर्स होगा प्रेशर एट सेंट्रॉइड इनटू एरिया। अच्छा, एरिया साफ साफ क्लियर है बच्चे, कितना होगा बोलिए। एरिया सिंपल 700 दिख रहा है बच्चे, ये 4 आ रहा है आपके पास। ओके, ये आपके पास 6 आ रहा है, तो 4 इंटू 6 के अकॉर्डिंग 24 आ गया। तो ये अगर पूछा जाए तो सर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर निकालना था, तो ये तो एरिया 24 हो गया। और प्रेशर कितना होगा, तो रो इंटू जी इंटू प्रेशर एट द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड बेटा चेक करना कितनी डेप्थ पे, 3 की डेप्थ पे, तो प्रेशर आ जाएगा रो जी इंटू 3, एरिया आपका 24। तो फोर्स एट दिस सरफेस विल बी लाइक रो जी इंटू 3 इंटू 24। वाटर की डेंसिटी को आप 3 लिखना है, जी की वैल्यू 10 रखना, आपको आंसर मिल जाएगा। किसी बच्चे ने कहा कि सर अच्छा ये जो सामने सरफेस है, ये जो हमारे साथ फ्रंट पे ये वाली सरफेस है, क्या इस पे भी बच्चे हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली ये कंटेनर पे इस पे फोर्स आ रहा होगा, ये फोर्स कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसा। ये फोर्स अगर मैं एफ प्राइम लिखूं तो एफ प्राइम की वैल्यू बच्चे देखना, जिस एरिया को आप कंसिडर कर रहे हो वो आपका प्रेशर इनटू एरिया में अगर लिखोगे तो एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया ये आपका 8, ये 6, तो 48। तो एरिया 48 आ गया। और प्रेशर अगर पूछा जाए तो जिन दो पॉइंट्स की बात कर रहे हो उनके सेंट्रॉइड सेम हाइट पर है, तो रो जी इंटू 3। ओके, फोर्स सॉल्व कर सकते हैं। और अभी आपसे बात बच्चे टॉर्क किया है, तो टॉर्क में भी कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्क में आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप किस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना चाहते हैं। तो सपोज करो ये जो आपने डायग्राम लिया, ये एक डैम के लिए होता है ना,
ऐसे सोच लो, ये कंटेनर था, हालांकि कंटेनर और डैम में डायनेमिक्स में थोड़ा डिफरेंस है, प्रेशर वेरिएशन तो बिल्कुल एक जैसे है। मेरी बात समझना, इसको आप क्या सोचो, एक गेट की तरह सोचो, दिख रहा है, और ये यहाँ पे हिंज है। अब अगर ये हिंज है तो ये खुलते ही सारा पानी बाहर निकल जाएगा, तो आप कहोगे सर इसको रोकने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप समझने की कोशिश करिए बच्चे, अगर इसको डैम से रिलेट करिए, गेट ओपन हो सकता है तो इस पर टॉर्क निकालना पड़ेगा। ये एक्सेस दिख रही है, यस सर ये एक्सेस है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल टॉर्क का फॉर्मूला सबको क्लियर है कि भाई आप यहाँ पे अगर आप एच डेप्थ पे लेते हो, है ना, तो पहली बात तो आपको एच डेप्थ पे लोगे तो आपको प्रेशर मिल जाएगा, वहां पे कितना हो जाएगा, रो जी एच, क्लियर। और अगर ये रो जी एच है और इसकी विड्थ डी एच है, तो और ये साइड एक ही ले लो, तो ए डी एच से आपको फोर्स मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, रो जी एच ए डी एच। और ये डिस्टेंस अगर आपके एक्स है तो आपको टॉर्क मिल जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी, फोर्स रो जी एच इंटू ए डी एच इंटू एक्स, और फिर आपको सारा टॉर्क बेटा क्या ऐड करना है, तो टॉर्क पे मिल जाता है अगर जरूरत पड़ती है, अदरवाइज इसकी बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती है, क्लियर। एक पॉइंट और था जो हमने मिस किया यहाँ पर, एक कॉन्सेप्ट है बेटा जो रेसनिक करके एक बुक है जो डिस्कस करती है, बड़ा अच्छा सा पॉइंट है, मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर, कि जब आप, यस यस यस, so force and tension is also the value of force for the whole wall, yes yes। मैंने सेंट्रॉइड की हेल्प से उस फोर्स को कैलकुलेट किया है, ओके, क्योंकि आप ध्यान से देखना, मैंने फर्स्ट क्या किया है, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद जब मेरे पास एक्सप्रेशन आया, तो दैट आंसर वाज इंटरप्रेटेड इन टर्म्स लाइक कि भाई ये तुम्हारा एरिया इनटू प्रेशर, और प्रेशर कहाँ का, क्योंकि पूरी वॉल पे हर जगह प्रेशर अलग अलग है, तो प्रेशर एट द सेंट्रॉइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में ऐसा कर देते कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बना के छोड़ देते, कहते बताओ ट्राइंगल पे कितना फोर्स आ रहा होगा, ओके, then you can find the area of triangle, let's say equilateral triangle है √3/4 into a square, और इसको, इसके सेंट्रॉइड की डेप्थ यहाँ से कितनी आ रही होती, सर 2 मीटर। तो सिंपल, सर एरिया इनटू प्रेशर एट सेंट्रॉइड, फोर्स एट सेंट्रॉइड गलत वर्ड होगा, फोर्स तो सरफेस के लिए होगा ना, फोर्स इज डिफाइंड फॉर द सरफेस, पर प्रेशर जो हमने यूज किया है वो सेंट्रॉइड वाला है, क्लियर पॉइंट है यश। नेक्स्ट पॉइंट बेटा मैं जो आपको दे रहा था यहाँ पे, कि जो हम लोग लिक्विड की बात करते हैं बच्चे, तो इसमें बहुत बढ़िया सा डिस्कशन है कि भाई आपने लिक्विड लिया, और जैसे जैसे बच्चे आप नीचे चलते जाते हो आपका प्रेशर बढ़ता जाता है। ये लाइंस बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आप शेड से बनाते हो ना, इन लाइंस को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि हमने फिजिक्स में हम इक्विपोटेंशियल लाइंस पढ़ ली हैं, तो इन लाइंस को हम लोग इक्विप्रेशर लाइंस बोलते हैं। इक्विप्रेशर लाइंस का मतलब क्या हुआ, सो ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है, हॉरिजॉन्टली जितने भी पॉइंट बेटा लोगे, ये जितने, जैसे ये ग्रीन वाली लाइन हो गई, ये ब्लू वाली लाइन हो गई, तो ग्रीन वाली लाइन क्या है, भाई देखो मेरे हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, क्या कितना होगा, मान लेते हैं P1 है। नीचे वाली ब्लू लाइन कहती है मेरे भी हर पॉइंट पे सब प्रेशर सेम होगा, कितना प्रेशर होगा, P2 होगा। प्रेशर वेरिएशन बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर वेरिएशन नहीं है। अगर कोई पूछे, अगर पूछ ले कि सर इस सिनेरियो में व्हाट इज dp/dx, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर वेरिएशन की वैल्यू बच्चे क्या है, 0, ओके। प्रेशर वेरिएशन आपका डेप्थ में हॉरिजॉन्टल नहीं वैरी करता, इसी को बच्चे आपने आगे चल के शायद पास्कल्स लॉ में ही पढ़ा था। पास्कल्स लॉ बड़ा सिंपल सा डिस्कशन है बच्चे, अगर देखा जाए तो पास्कल्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है, आप एक बात समझो, आपने क्या किया, एक सिलेंडर लिया इस तरीके से, एक मिनट, ये ड्राइंग ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है। ये आपने लिया बेटा यहाँ पे इस तरीके से, इसका ये पार्ट रिमूव करके आपने इसका एक वर्टिकल इस तरीके से, इससे बच्चे आपने लिक्विड पोर किया, और लिक्विड आप यहाँ तक ले आते हो, डन। अगर आपसे कोई पूछे कि सर एक पॉइंट है जो सरफेस से h डेप्थ पर है,
वहां प्रेशर कितना होगा। तो आप सिंपल में बोल दोगे सर अगर सरफेस एच डेप्थ पे है तो यहाँ प्रेशर होना चाहिए P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। डन, क्लियर। अब आपने क्या किया, इसी कंटेनर को फिर से, सॉरी, इसी कंटेनर को फिर से देखा बच्चा आपने, ठीक है। और ये पार्ट आपने यहाँ से, इस पर बच्चे आपने क्या किया कि इसके ऊपर जहां पे पानी था इसके ऊपर आपने एक पिस्टन रखा, डन। और इस पिस्टन के ऊपर आपने कुछ लोड रख दिया। लेट से वो लोड आपका mg मास का था और पिस्टन का एरिया कितना था, a। अब आपको लगता है बच्चे कि ये जितने पॉइंट्स होंगे सर नीचे उनमें कुछ चेंज हुआ होगा प्रेशर में। ऑफ कोर्स सर आपने mg/a का एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाला है, तो mg/a का एक्स्ट्रा प्रेशर डाला है, तो अगर मैं पूछूं सर प्रेशर में चेंज क्या ये जो आपने पॉइंट लिया था एच डेप्थ, तो वहां पे भी आया होगा, ऑफ कोर्स वहां पे आया होगा। और वहां प्रेशर अब कितना होगा मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर उस पॉइंट पे प्रेशर होगा P एटमॉस्फेरिक, तो प्रेशर एटमॉस्फेयर की वजह से था। इस लोड की वजह से कितना आया, mg/a आया, और एक ρgh और आया। तो ये जो मेरे पास एक्सेस प्रेशर आया है दिख रहा है mg/a का, क्या एक्सेस प्रेशर केवल एक पॉइंट पे होगा, सारे पॉइंट्स पे होगा? नहीं सर, इसके नीचे अगर एक पॉइंट ये ले लोगे, मान लेते हैं इसका नाम आपने कुछ रख दिया 2 रख दिया, तो सर जो प्रेशर आपका 1 पे पड़ा होगा उतना ही प्रेशर 2 पे, वही प्रेशर आपका 3 पे। तो सारे पॉइंट्स पे बेटा प्रेशर का चेंज आता है। इस सिंपल वर्ड्स हम ऐसे बोलते हैं कि लिक्विड के अगर एक पॉइंट पे भी आप चेंज लाओगे तो दैट चेंज इज ट्रांसमिटेड टू द होल वॉल्यूम एट ऑल पॉइंट्स। ओके, हर पॉइंट पे बेटा वो प्रेशर में चेंज आएगा। अगर आप बोलूं तो डेल्टा P1, डेल्टा P2 और डेल्टा P3 जो प्रेशर बढ़ा होगा ना, वो तीनों केस तीनों पॉइंट्स पे सेम आएगा। क्लियर? अगर याद हो तो पास्कल्स लॉ के लिए बेटा डिस्कशन कुछ तरीके से आता था कि उन्होंने आपको शायद एक इस तरीके से मैकेनिज्म दिखाई होगी कि आप हाइड्रोलिक मशीन जो होती है बेटा उनका कॉन्सेप्ट यही होता है। हाइड्रोलिक मशीन्स में क्या करते हैं, आप एक जगह नैरो एरिया लेते हो, दूसरी साइड बच्चे थोड़ा सा आपने ब्रॉड एरिया लिया है, थोड़ा सा एरिया ज्यादा है, और इनफैक्ट ये एरिया बहुत डिफरेंस होता है। इसको आपने A1 लिया, इसको आपने A2 लिया। अब आप क्या करते हो कि यहाँ से आप किसी एक्सटर्नल मैकेनिज्म से कुछ फोर्स आप F1 लगाते हो, ठीक। अब अगर आप F1 फोर्स लगाते हो तो भाई मेरा जो एक्सेस प्रेशर आया है ना, मैं इस पॉइंट का नाम 1 रखूं और इस पॉइंट का नाम 2 रखूं, अगर मैं F1 नहीं लगाता तो मेरे पास प्रेशर नॉर्मल था। अगर मैं पॉइंट 1 के लिए पूछूं तो एक्सेस प्रेशर कितना हो गया, F1/A1। अगर यहाँ F1/A1 बढ़ा है तो सर ऐसा एक जगह नहीं, हर पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, सब जगह प्रेशर कितना बढ़ जाएगा बच्चे, F1/A1। अब ऑब्वियसली ये एक्सेस प्रेशर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा F1/A1। अब उस एक्सेस प्रेशर से मेरे पास जो मैंने फोर्स लगाया तो मेरे पास क्या कुछ एक्सेस फोर्स आएगा, यस सर। एक्स्ट्रा फोर्स जो बेटा यहाँ पे मुझे मिलेगा वो हो जाएगा डेल्टा P2 इंटू A2, और फोर्स कितना होगा F1/A1 एक्सेस प्रेशर इंटू A2। तो मैंने उस साइड से एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगाया F1, और मुझे दूसरे साइड जो एक्स्ट्रा फोर्स मिला वो कितना हो गया F1/A1 इंटू A2। अगर बच्चे मैं मान लूं कि A2 की वैल्यू 1000 A1, समझ रहे हैं? क्लियर? अगर 1000 A1 लेता हूं तो 1000 A1 का मतलब बच्चे बताओगे क्या होगा, जो उधर आपको एक्स्ट्रा फोर्स मिलेगा वो F1 का 1000 टाइम्स होगा। क्लियर? इसको ऐसे समझना चाहो इन टर्म्स में कि अगर तुम एक 1 kg का लोड रखोगे तो 1000 kg की बॉडी को ऊपर लिफ्ट करने में कैपेबल है, ठीक। 1000 kg मतलब समझे ना, एक कार को। तो आप केवल पैडल से अपने पैर से हल्के हल्के पुश कर रहे होगे, उधर कार क्या हो रही होगी, अब डायरेक्शन में जा रही होगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जो आ सकता है, वो ये है कि अगर ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फोर्स आया था उसको अगर मैं शो कर दूं यहाँ पर, ये आपके पास एक्स्ट्रा फोर्स बेटा मैंने लिखा, ठीक है ना। पहले कुछ था पर अब नया जो आया वो आपके पास F1/A1 इंटू A2 आया।
अब एग्जाम में अगर पूछा जाए बेटा ये वर्क कितना कर रहा है, लेट्स से ये वाला फोर्स W1 वर्क कर रहा है, तो ये वाला फोर्स W कितना वर्क करेगा? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन W1 एंड W2? अगर एक साइड से फोर्स अब W1, क्योंकि अगर हमें वर्क भी 1000 टाइम्स मिल गया, ओके, अगर वर्क भी हमें 1000 टाइम्स मिला बच्चे, तो फिर तो एनर्जी की सारी समस्या सॉल्व हो गई। एक साइड आप 1 जूल वर्क करोगे, दूसरी साइड 1000 जूल वर्क मिल जाएगा। क्या W1 W2 में कोई रिलेशन होगा? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन W1 एंड W2? कोई रिलेशन बिटवीन W1 और W2 में भी होगा? तो बच्चे W1 और W2 में देखना अच्छे से। एक साइड से आपने कैसा वर्क किया होगा, आपने प्रेस किया तो वर्क कितना किया, W1 इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेट्स से x1 गया, F1 x1। F1 सबको क्लियर है बच्चे, कितना हो जाएगा, P1 A1 x1, क्लियर। और दूसरी साइड आपने वर्क कितना किया होगा बच्चे, तो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है W, और उस साइड वो जो पिस्टन दूसरी साइड था कितना ऊपर गया, x2, तो वैल्यू आ गई P2 A2 x2, क्लियर। अब बच्चे एक चीज सबको पता है कि P1 और P2 ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया था ये दोनों केस में सेम था, है ना। तो ये आ गया P और इसको P लिख दो। A1 x1 क्या होगा बच्चे, ध्यान से देखो, जब ये नीचे आया होगा तो यहाँ से इसने वॉल्यूम कितना किया होगा, A1 x1 कम किया होगा, और इस साइड से वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा बड़ा होगा वो A2 x2 ऊपर गया होगा। तो टेक्निकली ये वॉल्यूम्स ही तो है ना। तो अगर वॉल्यूम्स है तो सिंपल एक साइड से जितना आपका वॉल्यूम कम हुआ होगा दूसरी साइड से वॉल्यूम उतना बढ़ा होगा। तो भले आपको बच्चे यहाँ पे फोर्स कम ज्यादा मिले और वर्क की वैल्यू दोनों साइड से क्या होती है, सेम आती है, ठीक है ना। तो कार को उठाने में मेहनत वर्क उतनी करनी पड़ेगी, यू नीड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट जो इस मशीन ने काम किया आपके एफर्ट्स को रिड्यूस कर दिया, आपको फोर्स कम चाहिए। डन, क्लियर। नेक्स्ट बच्चे डिस्कशन आता है आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम लोग से एग्जाम में पूछा जाता है। बैरोमीटर है, मैनोमीटर है, यू ट्यूब है ना। तो ये भाई इनका मतलब क्या है, तो देखो बैरोमीटर क्या है कि अगर आपको एटमॉस्फेयर का प्रेशर बच्चे मेजर करना हो। मैनोमीटर क्या होता है, अगर आपको किसी चैम्बर का प्रेशर नोट करना है ना, छोटा सा ग्लास चैम्बर उसका या फिर टायर का, मतलब क्लोज वॉल्यूम का अगर आपको प्रेशर मेजर करना है तो मैनोमीटर आता है। और मैनोमीटर बेसिकली यूट्यूब के कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। तो देखा जाए एटमॉस्फेयर बैरोमीटर कैसे यूज करते हैं। बैरोमीटर यूज करने के बच्चे डिस्कशन बड़ा सिंपल सा है। आपने यहाँ पे क्या किया, एक छोटे से कंटेनर बच्चे मकड़ी लिया, मकड़ी के साथ बच्चे आपने यहाँ पे एक लॉन्ग ट्यूब ली, है ना। और इस लॉन्ग ट्यूब के साथ बच्चे आपने ध्यान रखा कि इस लॉन्ग ट्यूब के अंदर कोशिशें करिए कि आप वैक्यूम क्रिएट करें, ठीक है। क्योंकि अगर इसके अंदर बच्चे गैस रह गई तो फिर आपको परफेक्ट रीडिंग नहीं आएगी। फॉल्टी बैरोमीटर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो वो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, अभी थ्योरी में बात नहीं लगता हूँ। तो पॉइंट ये है कि सर ये आपने ये जो चीज आपने ली है इसको यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखना है, रख के इसके ऊपर रख के फिर यहाँ से जो कवर इसको हटा देना, ठीक है। तो मैं आपको पूरा अगर डिस्कशन दूं तो कुछ ऐसा आया कि ये आपने कंटेनर था लिया, ये सब कुछ वैसे ही है, और यहाँ पे आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने इस ट्यूब को रखा और वो जो कैप था उसको हल्के से अपने फिंगर की हेल्प से हटा दिया। अब जरा बताइए क्या होने वाला है। अब हुआ क्या, ये जो लोग हैं, ये जो 1 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट के ऊपर बच्चे PATM है, एटमॉस्फेयर है ना। 3 के ऊपर भी प्रेशर है, PATM है, लेकिन 2 के ऊपर प्रेशर नहीं है। प्रेशर कितना है, 0 है, 0 से उसके ऊपर तो वैक्यूम है ना। और अच्छा ये बच्चे बात लिक्विड को नहीं चलती है। लिक्विड कहता है भाई हमारे अगर 3 पॉइंट सेम लेवल पर सेम लिक्विड में है तो उनपे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस चीज के चलते बच्चे यहाँ पे क्या होता है, डायग्राम अगर मैं इसी के साथ एक और बना दूं, सर इक्विलिब्रियम में
ये जो आपने बच्चे ट्यूब लिखी है, इसके ऊपर कुछ हाइट तक आपका ये मर्करी राइज कर जाएगा। मर्करी क्यों यूज करते हैं वो सबको क्लियर है, इसकी डेंसिटी कम होती है, ये विस्कस तो होता है पर स्टिक नहीं करता है। तो यहाँ तक आ गए बच्चे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अभी भी वैक्यूम है। अगर गलती से गैस रह गई होती ना तो गैस कंप्रेस स्टेट में होती, वो अपना प्रेशर लगाती। क्योंकि ये वैक्यूम है तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, 0। एच डेप्थ नीचे आओगे तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, 0 + h rho g। क्लियर? और अब क्या लगता है, इक्विलिब्रियम में 1, 2 और 3 का प्रेशर सेम होगा? यस सर, इक्विलिब्रियम में 1, 2 और 3 का प्रेशर सेम होगा। 1 का प्रेशर बच्चे कितना है, PATM, और 2 का प्रेशर कितना है, तो आप बोलोगे 0 + h rho g। इसके अकॉर्डिंग जो हाइट आपकी राइज होगी वो P एटमॉस्फेरिक डिवाइड बाय rho g आएगी। आप चेक करके देखना, P एटमॉस्फेरिक 10⁵ डेंसिटी 10⁵ into g पानी में रखोगे तो ये 10 मीटर तक राइज करेगा, और मर्करी में रखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 76 सेंटीमीटर तक आता है। अब जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में बच्चे, वो फॉल्टी बैरोमीटर क्या आ सकता है। सो फॉल्टी बैरोमीटर का मतलब समझना बच्चे क्या हुआ, मैं आपको कहानी समझा देता हूँ जल्दी से भाई। 3 डायग्राम बना दूं ऐसे, देखिए क्लियर? देखिएगा, पहले तो थ्योरी समझ लीजिए क्या हुआ कि सर ये आपने जो ट्यूब बनाई थी इसमें यहाँ तक राइज किया, और गलती से जब आपने वैक्यूम क्रिएट किया था तो अच्छा वैक्यूम नहीं क्रिएट किया था, सम अमाउंट ऑफ गैस वाज ट्रैप्ड हियर। तो क्या इस गैस का अपना प्रेशर कुछ P0 होगा? यस सर। यहाँ बेटा प्रेशर कितना होगा, P0 + h rho g होगा, और ये P0 + h rho g किसके इक्वल होगा, PATM। तो टेक्निकली बच्चे इस बार हाइट किसको मेजर करेगी, इस बार हाइट PATM और P0 के डिफरेंस को मेजर करेगी। तो हाइट क्या बच्चे इस बार 76 आएगी? नहीं सर, इस बार हाइट आपकी लेस देन 76 आएगी। तो अगर फॉल्टी बैरोमीटर होगा तो आपकी रीडिंग जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं आएगी। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन कल परसों एक टेस्ट सीरीज में पूछा गया था, बड़ा अच्छा था कि यहाँ पे आपके पास, अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है क्या था क्वेश्चन, देखना पड़ेगा। 75 जब रियल रीडिंग होती है तो ये 73 शो करता है। जिस दिन एटमॉस्फेयर 75 था 73 शो कर रहा था। जिस दिन एटमॉस्फेयर का प्रेशर 77 हो गया उस दिन सर वो 74.5 शो कर रहा था, है ना? ऐसा। तो अब बच्चे एक बात समझो, ये सेम बैरोमीटर, अब गड़बड़ क्या हो गई है, सब कुछ अमाउंट ऑफ गैस यहाँ ट्रैप हो गए। अभी टेक्निकली बच्चे थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हुआ, है ना? थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन कैसा हुआ, तो देखो मुद्दे की बात यह है कि यार तुम्हारी वो जो गैस ऊपर ट्रैप हुई है ना, उसके मोल हो गए फिक्स। अब उसके मोल हो गए फिक्स तो वहां पे लगाओगे P1 V1 = P2 V2। हाँ, लेंथ ऑफ ट्यूब पूछी गई थी शायद, मुझे याद आ रहा है ना। तो अब मैं तुम्हें एक बात बोलूं बच्चे, प्रेशर जो है आपका यहाँ पे अगर 75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 75 मर्करी के इक्वल, और ऊपर 73 है, तो कैसे सिखाया मैंने, यहाँ 75 है तो ऊपर जाओगे कम होगा, कितना कम हो जाएगा, 73 कम हो जाएगा। तो ये जो ट्रैप गैस थी उसके लिए प्रेशर कितना होगा, सो ट्रैप गैस का प्रेशर कितना होगा, 2। उसका वॉल्यूम कितना होगा, A × L - 73। आ रही बात समझ में? क्योंकि भाई यहाँ पे एरिया A ले लोगे, टोटल लेंथ L है, तो L - 73 = अगर 77 यहाँ पे था और ऊपर जाते 74.5 है, तो आपके लिए ट्रैप गैस बेटा कितने वो वहां प्रेशर कितना हुआ, 2.5 का इंटू A × L - 74.5। क्लियर? तो यहाँ से बच्चे आप L की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो टेक्निकली बच्चे जो एग्जाम में डिस्कशन आ सकते हैं वो बैरोमीटर के हैं। बैरोमीटर अगर रियल है तो भाई ठीक है, बढ़िया रीडिंग देगा, H = PATM बाय rho g लगाइए। पर अगर आपने फॉल्टी बैरोमीटर लिया, कुछ अमाउंट ऑफ गैस ट्रैप हो गई है, यश which expression, P1 V1 = P2 V2, and next expression you can speak. Yes Sir, the 2A L - 73. okay, see है बेटा, आपको मैंने क्या चीज सिखाई कि जैसे जैसे डेप्थ में चलते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है ना। इफ दे हेयर प्रेशर 0, अगर आप 1 सेंटीमीटर नीचे आओगे तो प्रेशर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम के इक्वल, 1 सेंटीमीटर × rho g होगा।
तो जैसे जैसे डेप्थ में नीचे चलोगे प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा 0, तो यहाँ पे होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो अगर मैं उल्टा बोलूं, अगर अब एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना 75, तो एज यू गो अप प्रेशर विल डिक्रीज, और मर्करी कॉलम कितनी हाइट तक आ रहा है 73, तो 75 इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट, और ऊपर जाने पे 73 कम हो गया तो कितना प्रेशर होगा 2। और ये जो लिखा मैंने वो आ गया एरिया A into L minus 73। क्लियर? सिमिलरली यहां बच्चे आपके पास कितना आ गया, प्रेशर कितना था 77, और ऊपर चलते जाओगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा बच्चे, कम होता जाएगा। कितना कम होगा बच्चे, 77 में 74.5 सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 2.5। और एरिया तो है ये, लेंथ कितनी होगी, अगर टोटल लेंथ L थी तो L माइनस 74.5। केस पॉइंट क्लियर है? यश, अस्मी, ध्यानी, दिव्य, हर्षित, जिन्हें एनी Yes, डाउट? तो ये बात बच्चे किसके है, आपके पास बैरोमीटर के है। बैरोमीटर के बाद अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब का डिस्कशन है। यूट्यूब बच्चे कुछ नहीं, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूं, ऐसे लिख लिया आपने, एक यूट्यूब बनाई बेटे यहाँ पर, और यूट्यूब को बच्चे आपने ऐसे 2 वर्टिकल आर्म लिए, एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल आर्म से उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं बेटे, यहाँ पर लिक्विड फिल करना शुरू करते हैं। आपने लिक्विड यहाँ पे फिल किया इस तरीके से, क्लियर? ठीक है। अब बच्चे आपने क्या किया, ये एक लिक्विड ले लिया जिसकी डेंसिटी ρ1 थी, ये लिक्विड ले लिया जिसकी डेंसिटी ρ2 थी, ये लिक्विड ले लिया डेंसिटी ρ3 थी, है ना। तो अभी मैं अगर बात करूं बच्चे के डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर्स लिखे हैं, तो आप एक स्ट्रेट पॉइंट बेटा लेके चलिए। जैसे किरचॉफ लॉ में नहीं होता था कि करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज गिरता था, वैसे आप ऐसे पकड़ो, यहाँ प्रेशर कितना है बच्चे P ATM, है ना। अगर यहाँ प्रेशर P ATM है तो मान लेते तो हम कितनी डिस्टेंस नीचे आ गए L1। अगर L1 आते तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, तो P ATM प्लस ρ1 G L1 से यहाँ प्रेशर कितना होगा, लेट से ये डिस्टेंस बेटा मैं x मान लो, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, तो P ATM प्लस ρ1 G L1 प्लस ρ2 GX। ओके, हॉरिजॉन्टल चलने में प्रेशर चेंज नहीं होता है, तो P ATM प्लस ρ1 G L1 प्लस ρ2 GX आएगा। यहाँ प्रेशर कितना होगा, तो मान लेते हैं बच्चे y है, तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, सब P ATM प्लस ρ1 G L1 प्लस ρ2 GX माइनस ρ2 GY। और यहाँ प्रेशर कितना होगा, ऑब्वियसली अगर मैं इसकी लेंथ को अगर L3 मानूं तो प्रेशर तो P ATM ही होगा, क्योंकि आप वापस एटमॉस्फेयर में आ गए ना, किरचॉफ लॉ की तरह, जहां चले थे वहीं वापस आ गए, एटमॉस्फेयर चले थे एटमॉस्फेयर वापस आ गया। तो नीचे आने में प्रेशर बढ़ता है, हॉरिजॉन्टल चलने में प्रेशर चेंज नहीं होता है, वर्टिकल ऊपर चलने में प्रेशर डिक्रीज करता है। तो यहाँ प्रेशर कितना लिखोगे, P ATM से बढ़ा था कितना, ρ1 G L1 बढ़ा था, फिर ρ2 GX बढ़ा था, फिर ρ2 GY कम हो गया, और फिर ρ3 GL3 और कम हो गया। क्लियर? ये डिस्कशन बेटा ऐसा नहीं होता है कि आपका इसमें चलता है। अगर मान लो कल को एग्जाम में ऐसा भी डिस्कशन दिया जाए कि एक ट्यूब ऐसी है ना, एक ऐसी है और एक ऐसी दे दी गई, आप बस इतना ध्यान रखना, अगर ये ट्यूब आपको दी गई है तो एक पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना, अगर इसमें उन्होंने हाइट दी तब तो ठीक है, अगर उन्होंने लेंथ दी है तो तुम्हें केवल हाइट से मतलब होना चाहिए। तुम हाइट में कितना नीचे है, भले लेंथ L है पर आप तो L sin अल्फा नीचे आएंगे ना, तो हाइट्स को कंसिडर करना है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर वो आपको एक चैम्बर दे देते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। ये आपने एक बेटा चैम्बर लिया यहाँ पर, ठीक,
इस चैम्बर को आपने कनेक्ट कर दिया, मैनोमीटर की जो ट्यूब आती है उसको आगे यूट्यूब से कनेक्ट किया, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया कि सर दूसरा वाला साइड जो था एटमॉस्फेयर को एक्सपोज था, और ये जो हमारे पास यहाँ पे लिक्विड फिल था, एक साइड की हाइट कितनी थी, H1 थी, एक साइड की हाइट कितनी थी, H2 थी। लेट्स से मर्करी है और यहाँ प्रेशर P80 है। तो देखो गैस तो यहाँ तक फिल हो गई होगी पूरे में, गैस तो पूरी है ना यहाँ तक, तो यहाँ का प्रेशर मान लेते P गैस आ गया। अब तुमको कहानी पता है क्या करनी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता था, जिन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल पता है वहां चल जाओ। तो P गैस, नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा ρgh में, हॉरिजॉन्टल चलोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर जाओगे तो ρgh2 का लॉस होगा, और किस पॉइंट पे वापस आ गया सर, P80 पे वापस आ गया। तो अगर बच्चे मुझसे कोई पूछे से गैस का प्रेशर कितना होगा, तो आप आंसर बोल दोगे P80 प्लस ρg इंटू H2 माइनस H1। क्लियर? तो जितना बच्चे हाइट का डिफरेंस आ रहा है वही तो एक्स्ट्रा प्रेशर हुआ ना। ज्यादा प्रेशर कहाँ पे हुआ सर, यहाँ पे सर पी गैस है, तो क्योंकि गैस का प्रेशर ज्यादा था तभी तो इस साइड लिक्विड, अगर दोनों साइड प्रेशर सेम होता तो हाइट भी सेम होती। तो सिंपल गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा होगा, रो जी डेल्टा एच। अब इसी बच्चे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो कि इस ट्यूब को ऐसे टिल्ट कर दो, सिर्फ 2 लिक्विड फिल कर दो, है ना। कई बार ऐसा भी करते हैं कि सही लिक्विड ऐसे ली, ऐसे जा रही है, यहाँ कनेक्टेड है, तो आप ऐसे चलते चले आइए। स्ट्रेट डिस्कशन है कि अगर आप नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल चलेंगे प्रेशर वेरी नहीं करेगा, और ऊपर चलेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। ये क्लियर है पॉइंट? तो ये मैनोमीटर, बैरोमीटर और यूट्यूब का डिस्कशन बच्चे मैंने आपको दिया यहाँ पर। एनी डाउट? मैं 1 मिनट का बेटा ब्रेक ले रहा हूँ, जस्ट आप ड्रिंक ब्रेक जैसा मान लो, है ना, 1 मिनट का। नेक्स्ट वीडियो देखिएगा इसमें।
नेक्स्ट बेटा डिस्कशन इसमें जो आता है आपका बड़ा सिंपल सा डिस्कशन, इसको पुराना प्रिंसिपल है पर इतने सालों बाद आज भी आपको किसी बॉडी को फ्लोट कराना, शिप को फ्लोट कराना, बोट को फ्लोट कराना, कॉन्सेप्ट यूज होना है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर बेटा बात करें तो जब भी बॉडी को आप क्या करो, डिप करते हो, है ना, जैसे आपने क्या, ये सैंपल लिया लिक्विड का, ठीक है। अब बच्चे आप इसमें कोई भी बॉडी आप ले, एक ऐसी बॉडी जो मतलब इसको आप डिप करें। अब डिप करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप उसे पार्शली डिप करें। पार्शली डिप करने का मतलब कुछ ऐसा होगा कि सर आपने यहाँ पे एक जार लिया, उसे यहाँ बच्चे डिप कर दिया, ठीक है ना, अपने ठीक है इसको डिप कर देते हैं। जब आप इसे डिप करते हो बच्चे तो साथ में जो लिक्विड है वो इस पर कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करता है। बेसिकली वो प्रेशर अप्लाई करता है, पर प्रेशर अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, फोर्स में। तो कोई भी सरफेस लोगे, कोई भी पॉइंट लोगे, तो लिक्विड का जो फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा बच्चे। ऐसे अगर मैं एरो शो करूं तो ये मेरे हर पॉइंट पे लिक्विड के फोर्स को बच्चे मैंने शो किया है इस पर ना। फोर्स कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्लियर। तो ये एक चीज पक्की है सर, प्रेशर जो फोर्स आएगा परपेंडिकुलर सरफेस होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स इंटू प्रेशर इंटू एरिया। और ये बात ध्यान से देखो, मैंने एरो नीचे वाले बढ़ा दिए हैं। नीचे वाले एरो क्यों बढ़ा दिए, कि नीचे आने प्रेशर बढ़ता है। अगर मैं सर इसको बॉल की तरह सोचता और नीचे ले आके डिप कर देता, ऐसे कर देता, एक बॉल को डिप कर दीजिए, तो जब बॉल को बच्चे डिप करोगे तो आप देखोगे सर यहाँ भी प्रेशर आएगा। प्रेशर कैसा आएगा बच्चे, टॉप से आएगा, है ना। मेरी बात शायद आपको कन्वे हो जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओके। तो भाई हर पॉइंट पे बेटा प्रेशर आएगा, प्रेशर से आपका फोर्स आएगा, फोर्स परपेंडिकुलर सरफेस होगा। अब ये जितने भी फोर्सेस होंगे, है ना, इस सारे फोर्सेस को अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ करूं, सारे फोर्सेस को ऐड करूं, इस सारे फोर्सेस को बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ करूं, मुझे ऑनेस्टली बताना है फोर्स किधर आना चाहिए। सब ध्यान से देखिए, सब बाइसिमेट्रिक, ये दो पॉइंट मेरे सेम लेवल पर हैं, तो सर यहाँ से फोर्स आएगा, यहाँ से फोर्स आएगा। उस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट हो जाएगा, वर्टिकल बचेगा। तो अगर मैं पूछूं कि सारे फोर्सेस का सम मुझे कितना फोर्स, कैसा फोर्स मिलेगा, आई विल गेट अ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि ये लिए हाफ सबमर्ज बॉडी के लिए, फुली सबमर्ज बॉडी के लिए भी नेट फोर्स आपका वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, क्लियर। एंड रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, सारी फोर्सेस का जो सम आता है, टेक्निकली प्यार से सम इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स, ओके। अब दो चीजें हैं कि बॉयंसी फोर्स किधर लगता है। तो एक चीज बच्चे आप बॉयंसी फोर्स के 3 पॉइंट्स हम सब लोग अच्छे से याद रखेंगे। बॉयंसी फोर्स किधर लगता है सर, ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ा रही है, तो नीचे से प्रेशर हमेशा ज्यादा आएगा, से अपवर्ड लगेगा। क्यों लगता है सर, ये मेन रीजन इसका ग्रेविटी है। सर अगर ग्रेविटी फिनिश हो जाए, अगर ग्रेविटी फिनिश हो गई बच्चे, तो बताओगे क्या होगा। सर ग्रेविटी फिनिश हो गई तो एरो जो होंगे नीचे की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं, सिमेट्री आएगी, आपका ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी खत्म होती है, आपका प्रेशर वेरिएशन खत्म, प्रेशर वेरिएशन खत्म, तो बॉयंसी फोर्स खत्म। सर ये अपवर्ड लगता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो मैग्नीट्यूड बच्चे ध्यान रखना, हमेशा एक ही आंसर है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, क्लियर। जो लिक्विड आपने, जब भाई तुमने इसको पानी वो डिप किया होगा, तो तुम्हें नहीं लगता बच्चे ये वो जगह थी जहां पे पानी पहले था और यहां से तुमने पानी को भगा दिया, क्लियर। से ये वो जगह थी जहां पहले पानी हुआ करता था। ये रेड लाइंस बेटा शो कर रही है कि यहाँ से पानी डिस्प्लेस हो गया, ये वो बाउंड्री है जहां से पानी हटाया गया। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कितना पानी हटाया गया। अगर स्फेयर है तो आपने 4πr³/3 पानी हटा दिया। अच्छा ये वॉल्यूम हुआ, तो डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस आ जाएगा, और ये ची आ गया। तो बॉयंसी फोर्स हमेशा क्या होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड
और ऑफ कोर्स जहाँ ग्रेविटी खत्म हो गया वेट भी जीरो होगा, तो भाई वहां पे बॉयसी फोर्स नहीं आएगा। है ये पॉइंट क्लियर है? तो सर ये वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड आया। और सर ये कहाँ पे एक्ट करता है, एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखना हमेशा, इट इज ऑलवेज अप्लाइड एट, इसका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, इट इज ऑलवेज अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। क्लियर? सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, जैसे आपको जो बॉडी डिस्प्लेस गई है उसके सेंटर मास से फर्क नहीं पड़ता, ये जो आपने रेड बनाया ना, इस रेड का सेंटर मास लोकेट करे। तो जैसे यहाँ तो क्लैरिटी है बहुत अच्छे कि सब बॉयसी फोर्स यहाँ लगेगा। डन? तो बॉयसी फोर्स के 3 पॉइंट बेटा मैंने आपको लगाया। बॉयसी फोर्स के बेटा मैंने 3 पॉइंट आपको लगाए यहाँ पर। 3 पॉइंट बेटा क्या थे, तो आप बोलोगे सर 3 पॉइंट ऐसा सिंपल से। फर्स्ट, पहली बात, जब भी किसी बॉडी को पार्शली या फुली डिप करोगे, ऑब्वियसली बच्चे यहाँ पे फ्लूइड को मैंने रेस्ट में माना है, फ्लूइड अभी तक एक भी डायग्राम में चलाया नहीं है, तो फ्लूइड उस पर अपवर्ड फोर्स लगाता है, और वो अपवर्ड फोर्स हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के इक्वल। क्लियर? अब इसमें बेटा जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से, मैं डिस्कशन में अगर लूं तो क्वेश्चन देखो बच्चे, में फिर से एक कंटेनर बना दिया बेटा मैंने यहाँ पे बड़ा सा, ठीक है ना। ये आपका बेस आ गया। क्लियर? अब बच्चे ऐसा क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन कि सर एक फुटबॉल थी, सर फुटबॉल आपकी ऐसे फ्लोट कर रही थी, सर उसका 75% जो था पानी के अंदर था। फुटबॉल के बारे में बता दिया कि सर वो उसमें इतना मास है, बीच में एयर है, तो एयर को तो काउंट करने की जरूरत नहीं, उसकी ग्रेविटी, उसका मास जीरो जैसा हो गया। अभी 75% फ्लोट कर रहा था, बताइए फोर्स कौन कौन से होंगे। ऑब्वियसली ये जो फुटबॉल होगी उसकी इस लेयर में कुछ ना कुछ मास होगा, तो उसका मास लिखा है mg। 75% फ्लोट कर रही है, इसका मतलब है कि इसमें बॉयंसी फोर्स देखा जाए तो कितना होगा सर, 3/4 और 4πr³ 3 × ρl × g। डन? फिर आपसे वो डाटा जो पूछे, रेडियस का पूछे, डेंसिटी का पूछे, आपसे कुछ भी निकाल सकते हैं। डन? फिर ऐसे मान लिया बेटा जिसने ये बनाया तो उसने कहा सर मेरे पास आइस है, आइस फ्लोट कर रही है, सर आइस कितना फ्लोट करे, कितना पानी अंदर होगा, तो हमेशा ध्यान रखना सर अगर फ्लोट कर रही है तो mg बॉयंसी फोर्स बैलेंस, मेरी बात को समझना, mg होगा आइस है तो रो ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू जी, रो इनटू वी मास इनटू जी, mg लिखा है मैंने। और जो आइस के लिए लिखोगे तो उस वाटर का हो जाएगा रो डब्ल्यू इनटू वॉल्यूम सबमर्ज, जितना वॉल्यूम सबमर्ज होगा उतने लिक्विड तुमने हटाया होगा इनटू जी। तो एक बहुत बढ़िया सी चीज आएगी कि यहाँ पर मैं इस चीज को थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहीं पे नोट बना देता हूँ, पानी के अंदर ही नोट बना देते हैं। तो पॉइंट बेटा आएगा कितना आपका सबमर्ज पार्ट है और कितना टोटल वॉल्यूम है, ये आपके पास जो वैल्यू आएगी बच्चे वो रो आइस डिवाइड बाय रो वाटर आएगा। तो जो फ्रैक्शन आपका पानी का डिप करेगा आइस का, वो आपका डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ आइस और डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो। सबने पढ़ा होगा ये रेशियो बच्चे 0.9 आता है, वाटर की डेंसिटी 1000 आती है और आइस की डेंसिटी 900 आती है। तो कोई भी आइस हो, चाहे वो आइसबर्ग हो, चाहे वो छोटा सा क्यूब हो जो आपके कोल्ड ड्रिंक को फ्लोट कर रहा है, सबका 90% पार्ट क्या होगा, सबमर्ज होगा, 10% बाहर रहेगा। ठीक है ना? इसलिए कहते हैं हर थोड़ी बहुत पढ़ाई सबको आनी चाहिए। अगर आप टाइटैनिक मूवी देखेंगे, टाइटैनिक का इंसिडेंस देखेंगे, तो उस जमाने में लोग आइसबर्ग्स को बहुत सीरियसली नहीं लेते थे। अब आइसबर्ग अगर मान लो बच्चे आपको सी के ऊपर अगर 10 फीट दिख रहा है, तो श्योरली आपका आइसबर्ग अगर 10 फीट ऊपर है तो 90 फीट नीचे होगा। तो आपको ऊपर जो दिख रहा है वो तो जस्ट सिंपल, शायद एक कहावत भी, टिप ऑफ आइसबर्ग, वो दिखता है आपको 10% है और 90% बच्चे आपका डिप्ट होता है। क्लियर?
ठीक है, ये क्वेश्चन आया बेटा। कल को ये सवाल आ सकता है कि सर इसके बेस से मैंने क्या कर रखा था, एक बॉल को बांध रखा है। अभी बॉल लाइट वेट थी, है ना। ये बॉल किससे बनी हुई है, एक ऐसे सॉलिड से बनी जिसकी डेंसिटी पानी से कम है। तो अगर डेंसिटी पानी से कम है तो बताइए टेंशन कितनी होगी। आप चुपचाप इस पे एक बुओयेंसी फोर्स लिख सकते हो, इसका वेट लिख सकते हो और इसका टेंशन लिख सकते हो। अगर तुम जाके इसको रोप से कट, इसकी रोप को कट भी कर दोगे तो इसका एक्सेलेरेशन भी लिख सकते हो, है ना। कल को ऐसा सवाल भी आ सकता है कि सर मैं दो बॉल्स लूं, उन दोनों बॉल्स को बच्चे मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिए, क्या होगा। तो मुझे दो बॉल है तो सिस्टम बना दिया आपने, इन दोनों बॉल का नेस्ट बुओयेंसी फोर्स लिख देना Fb1 और इसका Fb2, और इसका वेट W1 और इसका वेट W2। अगर Fb1 प्लस Fb2 W1 प्लस W2 से बड़ा होगा तो सिंपली सिस्टम अब चला जाएगा। अगर Fb1 प्लस Fb2 W प्लस W2 से कम होगा तो ये तली पे रहेगा, तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा। थोड़ा सा आप दिमाग लाएंगे तो बात बनेगी। कल को ऐसा सवाल भी आ सकता है कि सर एक कोन है, वो हमने डिप कर दिया, अब बताइए कोन पे कितना फोर्स आ रहा होगा। तो कोन पे जो फोर्सेस आएंगे जरा समझने की कोशिश करो, कौन कौन से फोर्सेस आएंगे। देखो सर कोन पे, आप मेरी बात समझना, जो आपने बच्चे लिक्विड हटाया है वो तो इतना हटा दिया, है ना। कोन का वॉल्यूम शायद 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आता था, तो बुओयेंसी फोर्स में तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हुआ इंटू डेंसिटी इंटू जी, इसका वेट होगा कुछ। अब बुओयेंसी फोर्स के दो टुकड़े होंगे, सब बुओयेंसी फोर्स के दो टुकड़े मींस एक बुओयेंसी फोर्स, देखो टोटल इसकी दो सरफेसेस हैं, एक बॉटम है, बॉटम से फोर्स कितना आएगा, सब बॉटम से फोर्स आएगा P एटमॉस्फेरिक प्लस H रो जी इंटू एरिया, है ना। और इन वॉल से कितना फोर्स आएगा सर, वो फोर्स आएगा, पर वो नेट फोर्स अगर देखोगे तो डाउनवर्ड F2 लिख सकते हो। तो मुझे बताओगे बच्चे ये जो बुओयेंसी फोर्स आया वो कैसे आया होगा। तो बुओयेंसी फोर्स जो आपके पास आ रहा है ये नेट फोर्स बाय लिक्विड होता है। बॉटम वाला अगर आपने लिख दिया तो उसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, डन। तो अगर कोई पूछे F2 कितना होगा जो स्लैंट सरफेस आएगा, तो बेटा मैं बोल रहा हूँ लिखना PATM प्लस H रो जी इंटू एरिया माइनस F2 इज इक्वल टू बुओयेंसी फोर्स। ये इस डायग्राम के रिस्पेक्ट में बात है। तो ये सारे बच्चे आपके जो बुओयेंसी फोर्स के डिस्कशन हो सकते थे, मैंने एक जगह इकट्ठा करके आपको एक ही डायग्राम में दिया। डन, एनी डाउट। बॉटम से कितना फोर्स आएगा कोनिकल में, PATM प्लस H रो जी इंटू एरिया, डन है। स्लैंट सरफेस से कितना आएगा, वी हैव टू डू इंटीग्रेशन, पर इसका आसान तरीका है, ये जो स्लैंट सरफेस से फोर्स डाउनवर्ड F2 आएगा, जो बॉटम से PATM प्लस H रो जी इंटू एरिया होगा, इनका नेट वैल्यू ही तो बुओयेंसी फोर्स है। तो बुओयेंसी फोर्स क्या बोला गया है, एक ही चीज है, नेट फोर्स बाय लिक्विड। डिफरेंट पॉइंट्स में परपेंडिकुलर फोर्स आएगा, आप उनका सम करते हैं। याद रखने के लिए 3 पॉइंट है आपके पास, ऊपर लगता है ग्रेविटी की वजह से लगता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड का इक्वल होता है, और हमेशा सेंट्रोइड ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड का आता है ना। अब इससे बच्चे बात आती है कि सर अगर मान लो मेरे पास एक एक्सेलरेटिंग फ्लूइड दे दिया जाए, जब हम एक्सेलरेटिंग कंटेनर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या डिस्कशन आएगा। तो एक्सेलरेटिंग कंटेनर बेटा ध्यान से ना, डिफरेंस जो आता है वो ये है कि अगर आपका एक कंटेनर लीजिए बच्चे आप, और उस कंटेनर को आप ऐसे रख के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर दिए, तो उसका एक साइड से बेटा लेवल जो होता है बढ़ जाता है, और हमेशा ध्यान रखना ये इक्विप्रेशर लाइंस सब टिल्ट हो जाती है। अब आपकी नई इक्विप्रेशर लाइंस बेटा ये है, क्लियर। तो क्या बच्चे आपको लग रहा है इस बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रेशर वेरी करेगा। यस सर, इस बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बेटा प्रेशर वेरी करता है, क्लियर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रेशर वेरी करता है। जैसे मान लो अगर ये पॉइंट बेटा आपने लिया यहाँ पर इस तरीके से, और आप एक इक्विप्रेशर लाइन से दूसरी इक्विप्रेशर लाइन पे चले जा रहे हो, तो प्रेशर तो वेरी कर ही रहा है ना। तो हमेशा बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे डिस्कशन आता है, अगर दो पॉइंट सेम लेवल पे लोगे तो एक पे प्रेशर P होगा और एक पे प्रेशर P प्राइम होगा। सर किधर चेंज होता है, तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे बोला था ग्रेविटी की डायरेक्शन में डिक्रीज करता है, तो सिमिलरली यू विल से इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रेशर डिक्रीज करता है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रेशर डिक्रीजेस, बात को याद रखेंगे।
इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन प्रेशर डिक्रीज करेगा जिधर कंटेनर एक्सेलेटेड है, और कितना डिक्रीज करेगा? सिंपल, प्रेशर ग्रेडियंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज लाइक dp by dx इक्वल टू माइनस रो है। तो बहुत बढ़िया आंसर है। यूनिट डिस्टेंस पे कितना गिरेगा? तो रो ए गिरेगा। तो पहले क्या सिखाया? नीचे आने में रो जी बढ़ता है और जिधर एक्सेलेरेटेड होगा उस डायरेक्शन में रो ए डिक्रीज करता है। तो इसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं बच्चे? आप अच्छे से देखो कि आपने कंटेनर लिया है ना, बस लास्ट के बेटा 2-3 मिनट है, जल्दी जल्दी मैं आपको ये डायग्राम बता दूं। ये आपकी सरफेस आ गई बच्चे। अब बेटे ये जो सरफेस है, ये सरफेस के तो बारे में बिल्कुल फेमस है, ये तो एटमॉस्फेयर से बात करिए, चाहे यहाँ पे देखो या यहाँ देखो, किसी पॉइंट पे देखो ये पीएटीएम ही होगा। लेकिन अब जब तुम थोड़ा सा नीचे आओगे और थोड़ा सा आगे जाओगे तो फर्क पड़ेगा। सर इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? तो मान लेते हैं एच नीचे आया तो प्रेशर कितना हो जाएगा? पीएटीएम प्लस रोजीएच। आज ही पढ़ाया, नीचे आने प्रेशर बढ़ता है और जिस डायरेक्शन में कंटेनर एक्सेलेरेटेड होता है उस डायरेक्शन प्रेशर डिक्रीज करता है। तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? पीएटीएम प्लस रो जीएच, और मान ले तो अब एल आ गया है, तो यूनिट डिस्टेंस में कितना गिरता है? रो ए, तो माइनस रो ए एल आ गया। क्लियर? डाउट तो नहीं? अब तुम वापस लौट के बुद्धू घर को आए जैसा हो गया ना, नीचे आए तो रो जीएच बढ़ा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन रो एल इतना डिक्रीज कर गया तो रो रो कैंसिल हो गया। तो ए बाय जी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? तो ए बाय जी इक्वल टू एच बाय एल। तो tan थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखो बच्चे, ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होगी वो tan थीटा इक्वल एच बाय एल कितना एंगल बनाती है? तो आप a बाय जी याद रखिएगा। ओके, अब इसके बेटे बहुत सारे डिस्कशंस बनते हैं आपके पास कि भाई इस तरीके से कंटेनर है, थोड़ा सा तेज चला दें तो लाइंस, जैसे मैं आपको एक डिस्कशन दूं सिंपल सा, ये ऐसे लिया बेटा आपने, और अगर आप इसको ऐसे रखते हैं और कोई पूछे मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना दे सकते हैं, तो आपको ऐसा मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ये है कि पानी की जो बाउंड्री है वो ऐसे आ जाए, मतलब जिस कॉर्नर पे पहुंच जाए ना, मेरी बात समझना, सॉरी, कॉर्नर पे पहुंच जाए इसका मतलब क्या हुआ? ये देखिए, ये जो पानी आपने लिया बच्चे कॉर्नर पहुंच जाए तो आप सिमेट्री, अभी पानी बाहर तो लिखना नहीं है, ऐसा आ जाए। अगर ऐसा आ जाए तो आपको एंगल तो ज्योमेट्री से निकाल ही लोगे ना, ज्योमेट्री से एंगल बच्चे क्या होगा? ये आप ज्योमेट्री में देख के बता दोगे कितना एच आ रहा है, ये आप देख के बता दोगे कितना एल आ रहा है, तो tan थीटा की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल हो जाएगी? ये जस्ट पानी छलकने वाला है तो tan थीटा फ्लूइड मैकेनिक्स से a बाय जी लिखोगे और ज्योमेट्री से h बाय लिखोगे, तो a की मैक्सिमम वैल्यू बच्चे निकल आएगी g h बाय l। क्लियर? तो बच्चे ने मुझे से अच्छा मान लो मैं शैतानी करूं, a मैक्सिमम का डबल एक्सेलेरेशन दे दूं, सो जितना एक्सेलेरेशन आप सोच रहे हैं मैं उससे भी ज्यादा एक्सेलेरेशन दे दूं। बच्चे अगर आप उससे ज्यादा एक्सेलेरेशन देंगे तो देखिए आपने एक काम तो गड़बड़ किया, जितना था उसका डबल लिख दीजिए, है ना? तो अभी क्या होगा कि ये जो सरफेस तुम सोच रहे थे वैसी होनी चाहिए, दिख रही है? आपका एक्सपेक्टेशन था सरफेस ऐसी होनी चाहिए, पर आपने तो भाई और तेज चला दिया, तो अब क्या होगा? एक्सेलेरेशन, क्योंकि एक्सेलेरेशन बढ़ाओगे तो फ्री सरफेस का एंगल चेंज हो जाएगा, तो फ्री सरफेस का नया एंगल जो आएगा बच्चे वैसा आ जाएगा। मान लेते कि यहाँ पे ऐसा आ जाए, इसका मतलब समझे ना कि भाई कुछ पानी तो बेटा बाहर निकल गया है ना, अब कुछ पानी बाहर निकल गया तो उससे कितना पानी बाहर निकला होगा? तो आप मुझे एक चीज बताना बच्चे, क्या ये एरिया निकाल सकते होंगे? सर कैसे? क्योंकि एंगल तो पता ही है ना आपको, एंगल पता है, हाइट पता है, निकाल लोगे, तो क्या ये वॉल्यूम निकाल पाओगे? टेक्निकली ये वॉल्यूम होगा ना, और पहले कितना वॉल्यूम था? सब पहले एक ट्रेपेजियम जैसा सोचो, देखो अच्छे से, ट्रेपेजियम जैसा सोचो, पहले इतना वॉल्यूम था, सही वॉल्यूम है, एरिया है बच्चे, ये सामने से एरिया दिख रहा है पर ये गया तो डेप्थ में है ना। क्लियर? तो तुम अगर वॉल्यूम निकालोगे तो कितना पानी बाहर छलका होगा, ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है, कितना वाटर स्पिल आउट होगा। डन? तो हॉरिजॉन्टल अगर एक्सेलेरेशन दोगे बच्चे तो प्रेशर वेरिएशन आता है। रिमेंबर द पॉइंट, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन प्रेशर डिक्रीजेस बाय रो ए। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चे, कल को आपको ये डिस्कशन दे दिया जाए अगर कि मान लीजिए
सर कंटेनर है इस तरीके से, अब आपने कंटेनर के साथ थोड़ी शैतानी ये करी कि सर उसको आपने उसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन a1 दे दिया x में, इधर a2 दे दिया, तो अब जो बेटा फ्री सरफेस होगी बड़ी अजीब सी होगी सर इस तरीके से, वो एक फिक्स उसमें नहीं आ रही हो। लेकिन अगर आपसे अभी भी पूछा जाए तो आप कहानी वही बताओगे। अगर इस पॉइंट का प्रेशर PATM होगा, नीचे आके प्रेशर कितना हो जाएगा बोलो, PATM प्लस ρGH हो जाएगा। आगे जाओगे यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, तो PATM प्लस ρGH, यूनिट डिस्टेंस में कितना गिरता है -ρ1 और L लगा दिया, और बाहर आओगे तो यहाँ पे ρ2L का चेंज आ जाएगा। तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट। तो आप चलेंगे तो आपको अगर 3D में भी चलाएंगे तो भी आप कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन अगर है तो इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन प्रेशर डिक्रीज करता है। क्लियर है? तो इस पॉइंट को बेटा मैं यही रख रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। हम लोग एक इसमें सीरीज और रखेंगे, आई थिंक शायद टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए क्योंकि हमारे पास बॉयसी बची है, सॉरी बर्नौली बचा है इसके पास, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। तो 2 लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि आपके सारे पॉइंट रिवाइज हो जाने चाहिए। ठीक है? एनी डाउट? नहीं, चैप्टर बेटा ओवर नहीं हुआ है, अभी हमें बर्नौली डिस्कस करना है। मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। ओके? और बेसिकली आपने फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ा है, तो वैसे तो पढ़ने को अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखो तो 1.5 पेज का ही है, पॉइंट्स हैं बहुत सारे इसमें जो मैंने डिस्कस किया आपको। डन है?